गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलिए, यही एनर्जी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। चलिए, अब ऑनेस्ट बात, 11th में बिजनेस स्टडीज कैसी लगती थी? नहीं नहीं, ऑनेस्ट बात बोलो। माना मेरे से पढ़े बहुत सारे, लेकिन फिर भी ऑनेस्ट बात हो सकते हैं। सब्जेक्ट की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही है। हाँ हाँ, लेंदी ठीक है, और बेकार थ्योरी, और तो एक बात बताता हूँ, 11th की बिजनेस स्टडीज जितनी घटिया और वाहियात थी, इतनी अच्छी 12th की बिजनेस स्टडीज है। क्यों अच्छी है, इसका रीजन बताता हूँ। 11th में हमें बिजनेस स्टडीज बताता था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस बनाते कैसे, राइट। हमने ये पढ़ा, याद करिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कैसे बनाते हैं, याद करिए, बहुत ही एक इजी चैप्टर था, ठीक है क्या। फिर इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये सब पढ़ा था, करेक्ट। 11th के अंदर सीबीएसई ने आपको क्या सिखाया कि भाई बिजनेस क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं। नाउ सीबीएसई नोस कि आपको बिजनेस बनाना आ चुका है, बिजनेस स्टार्ट करना आ गया है। 12th का जो बिजनेस स्टडीज है, दैट इज टोटली प्रैक्टिकल। व्हाई इट इज टोटली प्रैक्टिकल? रीजन बीइंग क्योंकि क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज बताता है बिजनेस चलाना कैसे, बिजनेस चलाना कैसे। अब अगर चलाना कैसे भले उसकी थ्योरी होगी, पर उसके जो बेस है वो तो प्रैक्टिकल होगा। अरे हाँ कि ना। अच्छा, किस किस के घर में बिजनेस है? ठीक है, मेजोरिटी के घर में बिजनेस है। अच्छा, कौन कौन है जिनको बाद में बिजनेस करना है, खुद का या ऐसा? दो ही जन है, कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत सारे तो होंगे सर, अभी तक तो सोचा ही नहीं, अभी तो हम ऑफिशियली 12th में ही नहीं आए, तो इतना तो हम दूर की सोच ही नहीं पाए सर। अभी तो मम्मी बता दे खाने में क्या चाहिए वो बता दें, वही बड़ी बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th की बिजनेस स्टडीज आप इतनी इंटरेस्टिंग है क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी क्या है, प्रैक्टिकल। रीजन बीइंग कि बताएगी बिजनेस चलाना कैसे, ठीक है क्या। ये तो ये हुआ। अच्छा, सबसे अच्छी बात एक क्या है, 11th में आपको बिजनेस स्टडीज आती थी नहीं आती थी इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि बिजनेस स्टडीज ही आपका 12th का इकलौता ऐसा पेपर है विच हैज नो कनेक्शन विथ 11th। भाई 11th की अकाउंट्स नहीं आती तो 12th नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंट्री डेबिट क्रेडिट आना जरूरी। इकोनॉमिक्स नहीं आती तो दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि माइक्रो लेवल की चीज नहीं आती तो मैक्रो लेवल पे थोड़ा लफड़ा पड़ेगा। सेम विथ मैथ्स अगर है तो। चलिए, ये सारी चीजें, पर इकलौता बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई 11th से रेलेवेंस नहीं है। दूसरी बात, यू कैन आस्क योर सीनियर्स कि बिजनेस स्टडीज इकलौता ऐसा पेपर है जो आपके बोर्ड को या तो बनाएगा या बिगाड़ेगा। बिजनेस स्टडीज के दो ही तरह के बच्चे होते हैं, जो जिनको या तो बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छी लगती है या जिनको बिजनेस स्टडीज बिल्कुल बेकार लगती है। कोई बीच का नहीं होता सर, ठीक है, या तो वाहियात या इजी, समझा। तो दूसरी बात यह है कि आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या बोर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा जो डर लग रहा था ना एग्जाम देने से पहले, दैट वाज बिजनेस स्टडीज ओनली। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ते ही नहीं है। ऐसा लगता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है उस पेपर के अंदर कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है, ठीक है। तो विच इज अ मिथ। हाउ इट्स अ मिथ, मैं अभी आपको जस्ट 2 मिनट के अंदर इस साल जो पेपर आया था वो आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको मिथ हट जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या। डायरेक्ट क्वेश्चन केवल 20 से 25 मार्क के आते हैं 80 मार्क्स के पेपर में। कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? केवल 20 से 25, मतलब 60 टू 50 से 60 मार्क्स का पेपर प्रैक्टिकल आ रहा है, केस स्टडी बेस्ड, जिसके अंदर भी असर्शन रीजनिंग है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरी बात, 12th बिजनेस स्टडीज में न्यूमेरिकल्स भी है, अभी दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी है, तो इट इज टोटली कंसेप्ट बेस्ड। अच्छा, स्टॉक मार्केट क्या होता है पता है? किस किस ने सुना ही होगा। इन दिनों तो बहुत हर्षद मेहता का स्कैम के बारे में जब से सीरीज वगैरह देखी, और इंडिया में अब ट्रेंड भी आ चुका है, तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है वो भी हम पढ़ने वाले 12th बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। मार्केटिंग सुना है? मार्केटिंग, मार्केटिंग मार्केटिंग भी आपके चैप्टर है, पूरा की मार्केटिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, क्यों जरूरी है। अब एक बात बताओ भले ही मार्केटिंग की यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, पर मार्केटिंग करते कैसे, कस्टमर को देखकर, कस्टमर को सोच के, तो ये प्रैक्टिकल हुआ या थ्योरी हुआ? थ्योरी हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, राइट। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, सेबी क्या है, सेबी कैसे वर्क करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, ये है,
ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि पूरा सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल है। हफ्ते में आपकी 3 क्लास लूंगा, 3 घंटे होंगे। इकोनॉमिक्स में मैं आपको कितनी बार घर पे बोलूंगा कि घर जाके आपको होमवर्क करना है, ये बोलूंगा। बीएस में आई विल नेवर से कि घर जाके पढ़ो। 3 घंटे चाहिए मुझे आपके हफ्ते के, केवल 3 घंटे। क्लास में बस आपको मेरे साथ रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई क्लास में भी नहीं आ रहे और फिर बोले सर आपने तो बोला था याद करा दोगे। तो 3 घंटे चाहिए मुझे हफ्ते के आपके। I can vouch, I can guarantee everybody over here, if you are present in those 3 hours, mentally and physically both, तो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको क्लास के अंदर ही पूरी बिजनेस स्टडीज याद हो जाएगी। और आज जो हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास आपको सब याद होगा। ठीक है क्या, याद होगा मतलब केवल मैं रटाऊंगा नहीं, कंसेप्ट बेस्ड याद होगा। समझा क्या, कि रटाने से तो केवल 20-25 मार्क आएंगे, हमें 80 आउट ऑफ 80 टारगेट कर रहे हो। अगर आप मेरे से बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो मेरा एम ये नहीं है कि आपका 90 मार्क्स आने हैं। मेरा एम है कि यहाँ पर हर बच्चे का 95 प्लस आए, और जो 100 ला सकता है वो 100 लाए। आई हैव 7 to 8 स्टूडेंट्स इन लास्ट 2 to 3 years who have 100 in BS। तो अगर समझ लो उस बच्चे के BS में 100 थे, तो लॉजिकली यू विल सी कि उस बच्चे के बाकी में भी अच्छे आएंगे। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि उसका एक जो सब्जेक्ट जिसका सबको खौफ है वो उसको ऑलरेडी आता है, तो बाकी सब्जेक्ट उसके वो खाएंगे नहीं। होता है ना एग्जाम प्रेशर, यही तो होता है कि यार वो नहीं आता, तो चक्कर में दूसरा पेपर खा जाता है। जैसे मैथ्स होता है, और मैथ्स नहीं आती, उस चक्कर में दूसरे पेपर भी हम कर नहीं पाते। सेम इज विद बिजनेस स्टडीज इन 12th। लेकिन अगर वो आपको ऑलरेडी आती है तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, अब पहले आते हैं सिलेबस पे। 11th में बिजनेस स्टडीज में कितनी बुक्स थी, एक। वेलकम टू 12th, कितनी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। सिलेबस डिस्कस करते हैं, कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल स्कूल वाले, ठीक है, जिसमें खुद की फाइल बनाना, कॉपी मत करना। ठीक है, अब 80 मार्क्स हैव बीन डिवाइडेड इन 2 बुक्स। 2 बुक है आपकी, मैं भी आपको 2 बुक दूंगा, बुक 1 बुक 2, या फिर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। बुक 1 हैज 8 चैप्टर्स, हैज 50 मार्क्स। वेटेज कितनी है, 50 मार्क्स। बुक 2 हैज 4 चैप्टर्स, 30 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर 4 चैप्टर 30 मार्क्स, ये जो 4 चैप्टर है ना, इनको करने में जितना टाइम लगता है इतना बुक 1 करने में भी टाइम नहीं लगता। आज हम बुक 2 से स्टार्ट करेंगे। ये देखो ये 4 चैप्टर, बुक 2 के 4 चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पेज नंबर देखना कितने हो गए, 130 से ऊपर। पूरी बुक अगर आपको देखो ऊपर दिख रही है 135 पेज है। दिस इज 4 चैप्टर्स। सेम बुक 1 इज आल्सो 8 चैप्टर्स, इट इज आल्सो अराउंड 135-140 पेज। ठीक है, अब अगली बात, 11th में आई ऑलवेज यूज्ड टू से, क्या बोलता था कि स्कूल में जो बुक चल रही है उसको फॉलो करो, डाउट है तो मेरी बुक में देखो, क्योंकि 11th में आपका स्कूल टीचर ही आपका पेपर बनाता था। 12th में पेपर कौन बनाएगा, सीबीएसई। 12th में पेपर कौन बनाएगा, सीबीएसई। ठीक है, एंड सीबीएसई फॉलोज एनसीईआरटी। माय बुक, it is totally based on NCERT. It is totally based on NCERT. Even word to word is copied from NCERT. It is compiled by me. ठीक है क्या, तो मेरी बुक कर ली, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 11th में मैं खुद मना करता था, इफ यू रिमेंबर, आप मेरे से पढ़े हो, तो मैं खुद बोलता था आपके स्कूल में जो चल रहा है वो करो। ठीक है, इफ द बुक इज सिमिलर टू मी देन फॉलो माई बुक, अदरवाइज फॉलो जो भी आपके स्कूल में हेडिंग है वो। 12th में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बुक पेपर कौन बनाएगा, सीबीएसई। मेरी बुक पूरी सीबीएसई बेस्ड है। अच्छा, नाउ 11th की बुक से हमने 12th की बुक में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अपग्रेडेशन किया है। अगर आप बुक देखोगे तो एक तो आपको पता ही है हमारी बुक हमेशा क्या होती है, कलरफुल तो होती है। अब 11th में एंड में क्वेश्चंस होते थे, यहाँ पर हर टॉपिक के बाद यू विल फाइंड क्वेश्चन। हम टॉपिक करेंगे, हर तो क्लास के अंदर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी बेस्ड है। ठीक है, यू विल फाइंड फोटोज जो सारी रिलेटेबल है। इसके अलावा यू विल फाइंड मीम्स इन माय बुक, आज भी हम देखेंगे तो मीम्स वगैरह भी हैं, एमसीक्यू भी है, सारी चीजें ऐसी आपको 2 मॉड्यूल मिलेगी। दिस इज मॉड्यूल 1, दिस इज मॉड्यूल 2। ऐसा आपको 2 बुक मिलेगा पूरा। ठीक है क्या, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको सारी चीजें मिलेंगी। गेटिंग इट, अरे समझा, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, ये 2 कर लिया, दैट इज इनफ। अच्छा, मैं क्या क्या दूंगा आपको 2 मॉड्यूल्स मेरी, जिसके अंदर पूरा मटेरियल है,
क्वेश्चन बैंक है, थरो क्वेश्चन बैंक है, होगा नहीं। इसके बाद जब हमारा एक बार सिलेबस हो जाएगा, हम एक बार सिलेबस होने के बाद ही हर चैप्टर के पीवाईक्यूज करेंगे। व्हाट इज पीवाईक्यूज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए लास्ट 10 इयर्स के, मेरे पास पूरे कंपाइल्ड है, वो सारे हम हर चैप्टर के बाद करेंगे जब सिलेबस एक बार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब दूसरी बार रिवीजन करेंगे, आई विल गिव यू माई हैंड रिटन माइंड मैप्स। माइंड मैप्स मैंने खुद बना रखे जो एक एक पेज के हैं, जिसके अंदर पूरा चैप्टर थरोली रिवाइज्ड है। ये हो गया। जब तीसरा रिवीजन करेंगे एक और बार, देन आई विल गिव यू माई हैंड रिटन हाईलाइट वाली बुक, और आई कैन से कीवर्ड्स वाली बुक, जिससे कि वो देख लिया तो पूरी चैप्टर सब कुछ रिवाइज हो गया। 3 से 4 बार हम करेंगे, और 5th टाइम हम रिवीजन करेंगे कब? बोर्ड्स में, जब हम पूरा का पूरा 100% सिलेबस रिवाइज करेंगे विद न्यू क्वेश्चंस। इतना करेंगे, अलॉन्ग विद टेस्ट तो होते रहे। एक और चीज, जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, आई विल गिव यू प्रैक्टिस शीट। दिस विल बी द ओनली डे चैप्टर खत्म होने का जब मैं आपको घर पे जाके बोलूंगा कि आपको पढ़ना है, केवल एक बार, वो है प्रैक्टिस शीट। क्योंकि और उसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि बुक नहीं देखनी, बुक देख के करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एन ओपन बुक टेस्ट। दिस इज जिससे आपको समझ आए क्वेश्चन कैसा आता है और लिखना क्या क्या होता है, यू गेट द राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इतना थरोली हम करेंगे कि आपको एंड में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना लिखने की दिक्कत होगी, ना याद करने की दिक्कत होगी। आपके आंसर चेक करूंगा प्रैक्टिस शीट के भी, जिससे कि हमारे को जो समझ आ जाए कि हमारे में लिखने में क्या इशू है। भाई होता क्या है, मुझे आता है पर लिखना नहीं आता, तो क्या मिसिंग है हमारे आंसर्स में, ये सारी चीजें हम डे 1 से करेंगे। समझा सबको? पक्का? तो आपको क्या करना होगा, आपको बस रजिस्टर बनाना होगा, ठीक है। एक रजिस्टर लगेगा आपका, जो साल भर आपके काम आएगा, ठीक है। मुझे आपका क्या चाहिए होगा, बुक तो मैं आपको दूंगा ही, रजिस्टर आपको लाना है, और आपको जब मैं जो जो चीजें बोलूं वो आपको लिखनी है, ठीक है। उससे होगा क्या, चैप्टर के साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स होगी, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर की मेन बातें याद हो जाए। बिकॉज इन बिजनेस स्टडीज, इन इंडियन इकोनॉमी, इन 12th, हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हेडिंग याद होनी बहुत जरूरी है, अगर वो याद नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये समझ आया? नाउ लेट्स गो टू द पेपर जो इसी साल का है, जो इसी साल का 12th का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके सामने आया है, ठीक है। 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। ये एक डायरेक्ट एमसीक्यू है, केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग, 1 मार्क का क्वेश्चन है। केस स्टडी देखो, 1 मार्क का क्वेश्चन है, केस स्टडी देखो तुम। ये है, मैं जो बोलता हूं कि बीएस का पेपर इज नॉट इजी, डायरेक्ट नहीं है, आप देख लीजिए। सॉरी, फिर ये आगे चल गया। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये एक डायरेक्ट आया, केस स्टडी। पेपर देखो कितना बड़ा है, ये तो हम 7 मार्क पे पहुंचे, 4 पन्ने तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी, डायरेक्ट, डायरेक्ट है ये। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, अब पिक्चर बेस्ड इज आल्सो नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट आना जरूरी है। सीबीएसई ने क्या किया है इस साल और लास्ट ईयर से, असर्शन रीजनिंग इंट्रोड्यूस करे, स्टेटमेंट बेस्ड इंट्रोड्यूस करे, फिर इस साल से पिक्चर बेस्ड भी कर दिए और केस स्टडी बेस्ड भी कर दिए, और बोथ इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, शोइंग कि हम एम्फेसिस दे रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कि भाई साहब रटने से अब कुछ नहीं होगा, हम कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ला रहे हैं, जिससे ये देखें कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। मेरे टाइम पे 10 साल पहले बिजनेस स्टडीज का पेपर पूरा का पूरा डायरेक्ट आता था, रटना जरूरी था, अब वो खत्म हो चुका है। अनदर assertion रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग। देखो 1 मार्क का केस स्टडी, 1 मार्क की केस स्टडी, देन डायरेक्ट, फिर स्टेटमेंट, और ये फिर भी हम थोड़ा डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये 3 मार्क का डायरेक्ट। तो 4 से 5 मार्क के एमसीक्यू डायरेक्ट थे। अब देखो एमसीक्यू तक अब खत्म हुए 20, पेज नंबर देखना। अच्छा 17 में आधे हिंदी के भी है, तो 8 पन्ने तो आपके केवल चल गए। मतलब हम कहते हैं हमारा टारगेट होता है कि रीडिंग टाइम में एमसीक्यू खत्म होने जाना चाहिए। ये ऐसा पेपर है जिसमें रीडिंग टाइम में एमसीक्यू खत्म ही नहीं होगा। गेटिंग इट? 3 मार्क का डायरेक्ट,
केस स्टडी, 3 मार्क की इतनी बड़ी केस स्टडी है, ठीक है। डायरेक्ट केस स्टडी, अगेन डायरेक्ट, एक डायरेक्ट फिर केस स्टडी, 4 मार्क की, देखो 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 पूरा पन्ना भर गया। केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी, डायरेक्ट, केस स्टडी, एक ये डायरेक्ट, फिर केस स्टडी। आर यू गेटिंग इट? समझा? तो आपको मैं पेपर डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि जिसको आता है वही कर सकता है। अगर आपने अभी 11th में पेपर दिया था, रट के केस स्टडी सॉल्व नहीं हो सकती, यू वुड हैव रियलाइज दिस। और आपको मैंने इस बार का पेपर दिखा दिया, और इस बार न्यूमेरिकल नहीं आया, तो इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार तो न्यूमेरिकल भी आएगा। गेटिंग इट? और न्यूमेरिकल में जनरली ऑप्शन भी नहीं आता है, चॉइस वाला भी नहीं आता है। आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बिजनेस स्टडीज रटने वाला सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, मैंने आपको लाइव पेपर भी दिखा दिया। गेटिंग इट? समझा? चलिए, और इतना बड़ा पेपर है, अभी देखिए, बहुत सारे बच्चों के तो छूटा भी है, आता था तो भी छूट गया क्योंकि इन्होंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी। गेटिंग इट? समझा सबको? हमने देखा क्या क्या होता है, आज की तारीख में देखा किस तरह का पेपर आ रहा है, करंट पेपर तक दिखा है, और आपको लग रहा है डाउट था, तो ये पेपर भी अभी देखते हुए चल जाना, सेम टू सेम। गेटिंग इट? क्या वही पेपर है, इसी का पीडीएफ ऊपर जो है। चले स्टार्ट करें? पक्का? चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम बोलते हैं एफएम, हिंदी में हम, हिंदी का सॉरी, शॉर्ट में हम एफएम बोलते हैं। अच्छा, अब एफएम आपको मैं एक बात समझाता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। सीए सुना है? सीए सुना ही होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोचा होगा करने का, हो सकता है नहीं भी सोचा हो करने का, इतनी पढ़ाई वढ़ाई देखकर दोनों चीज हो सकती है, नहीं तो आपके कोई जान पहचान में कोई तो सीए होगा। सीए इंटर के अंदर एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है एफएम, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। तो मतलब ये जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज योर सीए इंटर का सब्जेक्ट। यहाँ पे केवल चैप्टर है, वहां पर सब्जेक्ट है। सेम दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दिस मार्केटिंग मैनेजमेंट, दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। एमबीए सुना है? सुना होगा एमबीए। तो अगर आपने सुना होगा, एमबीए करते हैं लोग फाइनेंस में, एमबीए इन फाइनेंस, तो वो क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने ये भी सुना होगा वो एमबीए है मार्केटिंग में, सुना है क्या कि ही हैज डन एमबीए इन मार्केटिंग? दिस इज दिस चैप्टर ओनली। आर यू गेटिंग इट? कि कितना प्रैक्टिकल चीज हम पढ़ने वाले हैं। चलो, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा 11th का, केवल एक सवाल, बहुत बेसिक सा। व्हाट इज बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू? धंधा व्यापार कोई नहीं बोलेगा, बिजनेस क्या होता है? एक जना, एक जना। इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट मोटिव, और करेक्ट, वेरी गुड सर। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ टू अर्न प्रॉफिट एंड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कोई बात नहीं, उसका इस साल कुछ रेलेवेंस नहीं, मैं तो बस देख रहा था, पता ही नहीं पता है। ठीक है क्या? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड लिखे क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वर्ड लिखा है क्या? चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर का क्या नाम है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो वर्ड्स है, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं, फाइनेंशियल वर्ड का क्या मतलब होता है, क्या समझ आता है? जिसको आए रीजन करिए, हिंदी इंग्लिश सब चलेगा। फाइनेंशियल वर्ड से क्या समझ आता है? लक्ष्य। ठीक है, रुद्राक्ष? मनी मनी मनी, ठीक है। अच्छा, पहले बताता हूँ, शीट में बुक में मत देखो, नहीं लिखा है वहां कुछ, पहले ही बताया था। हाँ, रौनक क्या कह रहा है? ठीक है, फाइनेंस, पैसा, पैसा, फंड्स वगैरह। हर्षल? मनी, पैसा, पैसा। बड़े ही पैसे वाले लोग आए हैं इधर। चलिए, सबने बोला सर फाइनेंशियल बोले तो
मनी, पैसा। अब एक बात समझाता हूँ, हम बिजनेस स्टडीज अगर पढ़ रहे हैं तो हम एक छोटी दुकान के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्टॉक मार्केट भी है। स्टॉक मार्केट किसका होता है? दुकान का होता है क्या? कंपनीज का होता है। तो हम बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट भी किसका सीख रहे हैं? कंपनी लेवल पे। तो एक तो सोच बड़ी करनी पड़ेगी। सोच बड़ी होते ही तो फाइनेंशियल वर्ड का मतलब मनी नहीं होता है तो वही, पर लैंग्वेज अच्छी करनी पड़ेगी बेटा। मतलब वही है, पर वर्ड हम क्या यूज करेंगे? फंड्स। ठीक है, अगला सवाल। मैनेजमेंट से आपको क्या समझ आता है? अच्छा पहले एक बात बताता हूं, मैनेजमेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज। देखो, दो चैप्टर तो मैंने आपको बुक 2 में दिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, दो जगह मैनेजमेंट मैनेजमेंट है। आपकी जो बुक 1 है उसके जो 7 चैप्टर है, 8 चैप्टर है उसमें, उसमें से 7 चैप्टर मैनेजमेंट पर ही है। मैंने आपको क्या बोला था? 12th बिजनेस स्टडीज आपको क्या बोल रही है? बिजनेस चलाते कैसे हैं। तो मैनेजमेंट वर्ड बहुत ज्यादा आने वाला है। पूरा बुक 1 मैनेजमेंट पर ही है और बुक 2 के 2 चैप्टर भी मैनेजमेंट पर ही है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैनेजमेंट? हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको समझाना है बताइए। ठीक है, मैनेजेस और भूमिका, मैनेज करना, ग्रंथ, वर्किंग, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे किसी चीज को रन करते हैं। वेरी गुड आशिका। मैनेज करना, भाविका, वर्क मैनेज करना। देखो, बहुत बेसिक सी चीज है, मैनेजमेंट हम सब करते हैं। हम सब हमारी लाइफ में मैनेजमेंट करते हैं कुछ ना कुछ का। तुम्हारे घर में कुछ लफड़ा हो गया, मतलब तुम्हारी कोई बात पता चल गई, उसको भी तुम मैनेज करने की कोशिश करते हो। तुम लेट उठे हो तो टाइम पे कैसे पहुंचना है उसका भी तुम मैनेजमेंट करते हो। गाड़ी भी भगाते हो, स्पीड डिस्टेंस टाइम चलता है और तुम्हें दिमाग में चलते बहाना भी चालू हो जाता है कि आते ही पूछेंगे लेट क्यों है भाई। हर चीज तो व्हाट यू आर डूइंग, तुम कुछ काम कर रहे हो, सोच रहे हो उसको कैसे करना है। ठीक, ये तो अपने लेवल पर। अब अच्छा, शादी वादियों के तुमने देखा होगा इवेंट मैनेजमेंट होता है नहीं होता है? सुना है क्या इवेंट मैनेजमेंट? इवेंट मैनेजमेंट वाले का काम क्या होता है? आपके जो सारे काम है वो मैनेज करेगा। अच्छा, अब जो लेकिन इवेंट मैनेजर जो आपसे आता है, जो कंपनी का मालिक है, जैसे अगर आपने रणवीर सिंह की और अनुष्का शर्मा की, अनुष्का शर्मा की तो दूसरी थी, रणवीर सिंह की पहली पिक्चर थी बैंड बाजा भारत, उसमें वो इवेंट मैनेजमेंट वाले ही होते हैं। इफ यू रिमेंबर, वो देखोगे ना, मैं तो एवे 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 लुट गया। अरे हाँ कि ना? तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट जो मालिक होता है वो मैनेजमेंट रोल करता है, पर वो खुद काम करता है क्या? भाई आपने कभी इवेंट मैनेजर को देखा क्या खुद ही जाके तंबू गाड़ रहा है, दरिया बिछा रहा है? नहीं करता ना, वो तो दूसरों से काम करवाता है। तो मैं आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे रहा हूं क्या है, ठीक है, जो हमारे बुक 1 में भी काम आएगी। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना। इट इज द प्रोसेस of getting things done. It is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. क्या बोला? डेफिनेशन क्या दी मैनेजमेंट की? प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, अब देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? गेटिंग थिंग्स डन, मतलब खुद नहीं कर रहा, दूसरों से। मैनेजमेंट का काम भी होता है, मैनेजर खुद काम नहीं करता है, करवाता है। अरे हाँ कि ना? जैसे अपने एएस का एग्जांपल ले लो, मैनेजर कौन है? मैनेजर कौन है? मंजीत सर। खुद पढ़ाते हैं क्या? हमसे पढ़वा रहे। अरे हाँ कि ना? कोई आता है तो पानी खुद तो ना पिलाते हैं, बोलते हैं राहुल भैया पानी पिलाओ। वैसे एक नीचे बटन दबा रखा है, वो दबाते हैं, टुर्र आवाज आती है, फिर वो आ जाते हैं पियोन्स वगैरह। अरे हाँ कि ना? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैनेजमेंट काम करवाता है। अच्छा,
गोल्स अचीव करने मतलब क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का मैं बोलूं कुछ मकसद होता है जो आपको भूलना नहीं है। अरे हाँ कि ना, ठीक है क्या, अरे हाँ कि ना। वो गोल कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंट। जैसे आपका गोल है, अभी आपका गोल क्या है, 12th में आए हैं, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये टारगेट, दैट इज योर गोल, करेक्ट। मेरा टारगेट कुछ और होगा, एस इंस्टीट्यूट का गोल कुछ और होगा। जैसे आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं मान लो, तो स्पोर्ट्स में आपका कुछ गोल और होगा, कोई कुछ और को करिकुलर एक्टिविटी करते हो तो आपका कुछ गोल अलग होगा। किसी को मान लो स्कूल में प्रीफेक्ट बनना है या कोई कैप्टन वैप्टन या हेड बॉय बनना है, तो उसका वो भी गोल होगा। तो कुछ भी जो भी गोल है, मैनेजमेंट क्या करता है, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। कैसे अचीव करना है उस गोल को, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली क्या होता है, कुछ आइडिया? अरे गलत ही तो बोलोगे। देखो मेरी क्लास में तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, आपको इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, सरदार, हाँ हिंदी कर दिया इनने, गूगल कर दिया पूरा, ठीक है। चलिए चलिए, और चलिए, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, आपने यार जो भी गोल रखा उसका एक टाइमलाइन देना जरूरी है कि इस साल अच्छे मार्क्स आने हैं। तो इस साल भी तो रखा ना टाइम, बोले मार्क्स अच्छा आने चाहिए, पता चला बोर्ड्स में नहीं आ रहे हैं, कंपार्टमेंट में आ रहे हैं, तो वो इफेक्टिवली नहीं हुआ ना। द पॉइंट इज कि आपको जो भी गोल मिलता है उसका एक टाइमलाइन होता है, उस टाइम के अंदर आपके गोल्स अचीव होने बहुत जरूरी, वरना उस गोल अगर वो बाद में अचीव हो रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अरे हाँ की ना, समझा कि जैसे मान लो लक्ष्य का गोल है कि इस बार मुझे ACL 3.0 जीतना है। अब इसने ACL 3.0 इसका जीतना है, मान लो इसका गोल है, पिछली बार सेमीफाइनल में हार गया था, इस बार मान लो इसका गोल है कि इस बार तो मैं ACL 3.0 जीतूंगा। लेकिन उसके लिए अगर इसने अभी से या ढंग से टाइमली काम चालू नहीं किया तो कुछ काम हो पाएगा क्या? मतलब मान लो ACL 3.0 जीतना है, काम चालू किया अगस्त में, ACL तो जून में हो जाएगा, जून या जुलाई में हो जाएगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट। एक और एग्जांपल समझो, मैंने आपको होमवर्क दिया, मैंने बोला भाई 40 क्वेश्चन दिए न्यूमेरिकल, एक हफ्ते बाद चेक करूंगा, सैटरडे को चेक करूंगा। नाउ फ्राइडे इवनिंग यू रियलाइज्ड कि मैं तो अभी तक चालू ही नहीं किया है, एंड देन यू रियलाइज्ड फ्रॉम योर सीनियर्स दैट कि 12th में अगर होमवर्क नहीं करते हैं तो एक तो होमवर्क चेकिंग तो होती है, वो होमवर्क 3 बार हो जाता है, तो 40 into 3 becomes 120। नो व्हाट यू विल डू, अब आप बोलोगे कि 40 क्वेश्चन मेरे खुद के तो करने की बस की बात नहीं है, बट यू विल डू सम षड्यंत्र एंड ऑल स्ट्रेटेजी, कि एक काम कर, 10 तू कर, 10 तू कर, 10 तू कर, 10 मैं करता हूं, और फिर एंड में टीप के एकदम से कर लेंगे। व्हाट वाज योर एम, द एम वाज कि जो होमवर्क है वो सैटरडे की क्लास से, तो मैनेजमेंट का काम भी यही है कि ये जो गोल है दैट शुड बी अचीव्ड ऑन टाइम, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं हुआ तो उस गोल का कोई फायदा नहीं है। अरे गेटिंग इट, जैसे इंडिया को 2020 वर्ल्ड कप जीतना था, चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो उसके लिए रोहित शर्मा ने एक अप्रोच मिले कि भाई हमें हमारी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, हम जो इतना डिफेंसिव खेल रहे हैं, शहर में जाके खेल रहे हैं, स्ट्रैटेजी चेंज करनी। वर्ल्ड कब किया उसने, ये जब इंडिया 2022 में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हारी, 2020 में बहुत भयंकर गंदा हारी, एक साइडेड, वन साइडेड हारी, जॉस बटलर और इन सबके कोई विकेट ही नहीं गिरे, वो ऐसे ही जीत गए। तो देन रोहित शर्मा रियलाइज्ड कि यार हम बहुत पुराने स्टाइल से खेल रहे हैं, हमें हमारा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। उस अप्रोच चेंज करने से क्या हुआ, यू सी द नेक्स्ट 3 टूर्नामेंट्स, 2023 वर्ल्ड कप इंडिया सारे मैच जीता, एक फाइनल हारा, देन 2020 वर्ल्ड कप इंडिया सारे मैच जीता, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया सारे जीता। यू सी द डोमिनेंस, लास्ट 3 ICCI इवेंट्स में इंडिया केवल एक मैच में हारा है, वो भी केवल फाइनल में।
कैसे आ रहा? क्योंकि उसने टाइमलाइन सेट किया कि यार हमें चेंज करना पड़ेगा। सोचो वो टाइमलाइन चेंज ही नहीं करता, हाँ देखेंगे तो इंडिया इतना भी नहीं जीतता। हो रहा था लास्ट 10 साल से, कहाँ जीता था? 2023 से जीता ही नहीं था, 2024 में जीता सीधा। लास्ट इंडिया ट्रॉफी कब जीता था? 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद इंडिया जीता 2024 2020 वर्ल्ड कप इन जून, द सेम डे व्हेन वी वॉन ACL 2.0। अरे गेटिंग एरिया, अरे हाँ कि ना? देन वापस जीता चैंपियंस ट्रॉफी में। क्यों जीता? क्योंकि अप्रोच चेंज करी। अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आएगी बात। तो उसने एक टाइमलाइन डाली कि भाई हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, और अभी से चेंज करना पड़ेगा, बाद में चेंज करेंगे उससे कुछ नहीं होगा। अरे गेटिंग इट? तो जो भी गोल है वो टाइम पे अचीव होना जरूर। इट इज सिमिलर टू जब आपको घर पे भयंकर डांट पिटती है, आप पीटीएम में गए या यहाँ से डांट पिटी, देन यू रियलाइज्ड कि मुझे अब ढंग से पढ़ाई करनी है। आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, वेक अप एट 5, अरे हाँ कि ना? स्टडी टिल 7, ब्रेक, अगेन स्टडी 8 to 10, ब्रेक, 11 to 2, 2 hours sleep, 4 to 6, 1 hour घूमने जा रहे हैं, डिनर, अगेन स्टडी टिल 10 11। जो जोश में बनाते हैं, लेकिन उसमें भी आप टाइम फ्रेम डालते हो। अरे हाँ कि ना? तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? उसको यही गोल्स क्या करने हैं? अचीव करने, बट ऑन टाइम, विद इन द टाइम। अगर आपने अपने मकसद समय रहते पूरे कर लिए तो आप क्या कहलाओगे? इफेक्टिव। क्या कहलाओगे? इफेक्टिव। गेटिंग इट? अब अगली एक और चीज आई, सर फिर ये एफिशिएंट क्या है? तो अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सर सिमिलर सिमिलर तो लग रहा है इफेक्टिव जैसा, तो देन व्हाट इज एफिशिएंट सर? समझे? ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी, ठीक है, ठीक है, और वेरी गुड, और चले, मेजॉरिटी ने सही बोला। विथ लीस्ट कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, अगर मेरा काम पूरा हो गया तो मैं क्या कहलाऊंगा? एफिशिएंट। मतलब समझिए भाई, एक बार काम करना था, लेट थे तो हमने वर्कर बढ़ाए, तो हमारी वर्कर बढ़ाए तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो आप इफेक्टिव तो हो जाओगे, लेकिन आपका प्रॉफिट तो कम हो गया। अरे हाँ कि ना? अरे गेटिंग इट? अब एक बार तो ऐसा काम चल जाएगा, हर बार ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो आपको एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। एफिशिएंट का मतलब है कि सेम इनपुट से ज्यादा आउटपुट, या फिर फॉर सेम आउटपुट यू रिक्वायर नाउ लेस इनपुट, यू रिक्वायर नाउ लेस इनपुट। मतलब इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, आउटपुट मतलब फाइनल गुड या फिनिश गुड। अब ऐसा समझो, किस किस को कुकिंग आती है यहाँ पर? एक ये भव्य को आती है, रौनक को आती है। खा के जिंदा बचे हो? हाँ, ठीक है। चलिए, अब एक बात समझो, अब मेरे जैसे इंसान पे आओ जिसको चाय बनानी आती है, मैगी बनानी आती है, बस। ठीक है, अब मेरी बात, अच्छा तेरे को भी हो जाती है? अबे ठीक है, फिर तो मेरे को भी कुकिंग आती है, ओके। ठीक है, अब एक बात समझो, जैसे मेरे जैसे इंसान की बात करते हैं जिसको चाकू चलाना भी नहीं आता। ठीक है, ये वाला भी नहीं आता, ये वाला भी नहीं आता। ठीक है, अब समझिए, मान लो मैं फ्रेंच फ्राइज बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? फ्रेंच फ्राइज। मैंने आलू लिया, अब जिस जिसने चाकू चलाया है तो उसको पता होगा कि पहली बार इंसान चाकू चलाता है उससे चलता नहीं। अब मान लो मैंने आलू रखा, मैं चला, वो उछला इधर, कभी उधर उछला, अरे हाँ की ना? जेनियो का घर नीचे गिर गया तो यूज भी नहीं करेंगे। अरे गेटिंग इट क्या? अरे हाँ की ना? तो अब ऐसे समझो, यहां से मैंने आलू डाला, एक आलू मैंने यहां से डाला, अरे हाँ की ना? यहां से 8 या 10 पीस बने किसके? फ्रेंच फ्राइज के। तो इनपुट वाज माय 1 आलू एंड माय आउटपुट वाज 8 से 10 पीस फ्रेंच फ्राइज के। पहली बार बना क्योंकि बहुत वेस्टेज हो गई, ये सब भी हुआ, तला होगा तो कोई जल गया होगा, कोई उछला होगा, ऐसा। ठीक है क्या? मैंने क्या किया पता है? 8 9 साल पहले मुझे पता नहीं था कि गरम तेल के अंदर पानी नहीं डालते, मुझे सही में नहीं पता था।
नहीं पता था। अब मम्मी है ना तेल में कुछ काम कर रही थी, मम्मी बाहर गई और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं पानी पीने गया, मैंने पानी पिया और वो जो बचा मैं उसके अंदर डाल दिया, मुझे नहीं पता था ऐसा मैं गया और जैसे ही मैंने पानी डाला तेल उछलने लग गया पूरा, पूरा उसमें से ऐसे वेवी वेवी हो गया पूरा। अरे गेटिंग इट क्या, पूरा मतलब नया नया पेंट हुआ था घर के अंदर, किचन में पूरा खराब। गेटिंग इट के बच गए सब। गेटिंग इट, तो आर यू गेटिंग इट, मैं किस तरह का कुक हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था। तो अब मैंने इसलिए एक बार आलू ले बनाया तो कितने बने, 8-10 पीस। लेकिन ऑब्वियस बात है दूसरी बार जब बनाऊंगा तो मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका है। करेक्ट क्या, मुझे पता है कि इतनी बेवकूफ़ी है तो मैं पहले जैसी, अब मुझे पता है कि गर्म तेल के अंदर पानी डाल, ठंडे में भी नहीं डालना है। करेक्ट क्या, और तुम्हें मेरी नॉलेज से तुम्हें भी आ चुका है कि तुम्हें भी ये सब नहीं करना है। अब समझिए, अब मैंने दूसरी बार एक और बार एक आलू डाला, तो इस बार मान लो 12 पीस फ्रेंच फ्राइज के बन गए। तो अब एक बात समझो, सेम इनपुट से क्या ज्यादा आउटपुट बना क्या, देखो यही तो बात लिखी थी, सेम इनपुट से ज्यादा आउटपुट। या फिर इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, जहां पहले 10 पीस के लिए एक आलू चाहिए था, अब यहां पर 10 पीस के लिए एक आलू नहीं चाहिए, उससे कम में बन जाएगा। अरे गेटिंग इट क्या, इसी को क्या कहते हैं, एफिशिएंट होना। इसी को क्या कहते हैं, एफिशिएंट होना। तो मैं ऐसा समझो, मैं एक बिल्कुल बेसिक बात और एग्जांपल देता हूं अपन से रिलेटिविटी। पहली बार जब पढ़ते हैं ज्यादा टाइम लगता है क्या, लगता ही है। दूसरी बार पढ़ते हैं थोड़ा कम टाइम लगता है, तीसरी बार पढ़ते हैं कम टाइम लगता है, एग्जाम वाले दिन तो ऐसे पन्ने पर लट रहे होते हैं, ठक 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 ठक, सब दिमाग में जा रहा है, अरे हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि हम एफिशिएंट हो चुके हैं। जैसे इफ आई विल टेल यू, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। अभी हम नेशनल इनकम, मैंने आपको बताया 1.5-2 महीने लगेंगे। बिजनेस स्टडीज या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 15 दिन लगते हैं मुझे, चैप्टर खत्म करने में 15 दिन लगते हैं। एग्जाम वाले दिन 1.5 घंटे में खत्म करूंगा, एग्जाम वाले दिन 1.5 घंटे में राइज करूंगा, बिकॉज इन 18 आवर्स बिजनेस स्टडीज हो या इकोनॉमिक्स हो, दोनों का सिलेबस पूरा कंप्लीट निपटाऊंगा। अब वो कैसे करा पाऊंगा, जब हम एफिशिएंट ही तो हुए। क्यों, क्योंकि हमारे को ऑलरेडी बहुत चीजें आ चुकी है। अरे हाँ की ना, गेटिंग इट। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड, इफेक्टिवली भी करना है मतलब ऑन टाइम, एफिशिएंटली मतलब लेस कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट। इन शॉर्ट हिंदी में बोले तो सस्ता सुंदर टिकाऊ। एक जने ने क्वालिटी बोला था ना, मतलब ऐसा नहीं कि सस्ता करने के चक्कर में काम वो चीनी माल ना हो जाए, चले तो चांद तक वरना शाम तक, वो वाला नहीं करना है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग का मतलब ये नहीं कि हम क्वालिटी कटिंग कर रहे हैं, क्वालिटी रिमेन्स सेम बट वी आर डूइंग इट विद लेस कॉस्ट। गेटिंग इट, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या हो रहे हैं, एफिशिएंट हो रहे हैं। अरे समझा। नाउ अगर मैं लॉजिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलूं, तो लॉजिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो गया, अगर हिंदी कर दे बिल्कुल शॉर्ट में, तो फंड्स को मैनेज करना, पैसे को संभालना। अब पैसे को संभालना क्यों है भाई साहब, क्योंकि ये आपका छोटे बिजनेस का गल्ला नहीं है एक दिन का, ये है 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, इसकी बात हो रही है। आईपीओ आता है, आपने सुना होगा, आईपीओ आता है 15,000 करोड़, अब उसको कैसे संभालना है। अब जब पैसा संभालने की बात है तो केवल पैसा आने की बात नहीं है, ये तो देखना ही है पैसा आ कहां से रहा है, ये भी देखना पैसा जा कर है, लगा कर है, फिर कमाया तो उसका क्या कर रहे हैं। ये तीनों चीजें क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गेटिंग इट, ये तीनों चीजें क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि सर किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स। मतलब फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स। अब इन्वेस्टेड इन एसेट्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत सारे साल, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम। अब दोनों टाइम में आपका पैसा लगा जरूरी नहीं होना चाहिए। क्यों, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों, वर्किंग कैपिटल बोले तो रोज के खर्चे के लिए भी तो पैसा चाहिए। और लॉन्ग टर्म क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही आपको डिसाइड करेगा आप लाइफ में कहां पहुंचे। जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने सुना होगा कि यार 15 साल पहले पंचशील में प्रॉपर्टी ले लेते तो मजे ही मजे। आज की तारीख में इंसान नहीं ले सकता, नॉर्मल एक मिडिल क्लास भाई। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी की रेट इतनी ज्यादा है। मैं इधर का एग्जांपल दूं, ₹1,00,000 गज यहाँ पे रेट है। अगर 400 गज का घर लेना है, प्लॉट लेने के लिए 4 करोड़ चाहिए, और उस पर फिर बनाने के लिए 2-3 करोड़
और चाहिए भाई साहब, 7-8 करोड़ किसको कहते हैं, कहां से लाएगा एक मिडिल क्लास इंसान। लेकिन धन्यवाद हो मेरे पिताजी का कि उन्होंने राइट जमाने में यहाँ पे जमीन खरीदी और घर बना लिया, क्योंकि हमारे बस की तो बात नहीं। तो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर आपका फाइनेंस ढंग से इन्वेस्टेड है राइट टाइम पर, तो यू विल बी व्हाट, सक्सेसफुल। आपने स्टॉक मार्केट के इंस्टाग्राम पे भी सुना होगा, अगर आपने सुना हो कि 1981 में अगर आपने विप्रो के अंदर 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज 500 करोड़ होते। ये भी सुना होगा, अगर ज्वेलरी वाला है क्या कोई यहाँ पर, गोल्ड सोना चांदी वाला, कोई नहीं, तो स्टॉक सोने चांदी वाले लोग भी भेजते हैं कि पहले 1 किलो गोल्ड में मारुति गाड़ी आती थी, अब 1 किलो गोल्ड, फिर 10 साल 15 साल बाद 1 किलो गोल्ड के अंदर BMW आने लग गई, अब थोड़े टाइम में 1 किलो गोल्ड के अंदर एयरक्राफ्ट ही आ जाएगा। और एक्चुअल बात है, आप देखो अगर राइट टाइम पे इंसान ने सोना खरीदा होता, आज क्या रेट हो चुकी है, 80,000 के ऊपर जा चुका है 22 कैरेट। अरे हाँ कि ना, आज ही खुला है कल्याण ज्वेलर्स, पता होगा आपको यहाँ पर। अब एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने सोना साल के स्टार्टिंग में भी खरीद लिया होता, ठीक है, तो भी आप 25% कमा चुके होते, 25% ऊपर हो चुका है। 25% इज वेरी अमेजिंग अमाउंट, कि आपने 1 लाख का खरीदा होता था, उसकी आज की वैल्यू 1,25,000 हो चुकी है। अरे गेटिंग इट, जो बहुत जबरदस्त रिटर्न है। तो अगर आपने राइट टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो राइट जगह पर, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा ही पैसा होगा। दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको बोला ना, पैसा तो लाना है, वो तो सोचना ही है, पैसा कहां लगाना है वो भी सोचना पड़ेगा। करेक्ट क्या? फिर क्या बोला, इन एसेट्स एंड ऑपरेशंस। गाइस व्हाट इज ऑपरेशंस? ये वो है क्या डॉक्टर वाला ऑपरेशन? नहीं, ये ऑपरेशंस का मतलब है, नहीं, इस ऑपरेशंस का मतलब है प्रोसेस, कि आपका जो भी काम है, आपका जो भी काम है उस पे आपने कैसे इन्वेस्ट कर रखा है। मतलब सपोज करिए मेरी फैक्ट्री है, तो अगर मैंने राइट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरा ऑपरेशन बहुत स्मूथली जाएगा। मशीन्स वगैरह, जैसे एग्जांपल समझिए डोमिनोज वगैरह। अब डोमिनोज वगैरह ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किस पे किया है? अपनी टेक्नोलॉजी पे तो किया है भाई। देयर इज अ रीजन ना कि आप पंचशील वाला पे पिज्जा खाओ, सूचना केंद्र पे खाओ, या आदर्श नगर वाले जाओ, तीनों जगह पिज्जा सेम ही आता है, स्वाद सेम आता है। अब 3 जगह कोई कचौड़ी वाला भी सेम खोले ना, तो भी सेम स्वाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने ऑपरेशंस पे खर्चा नहीं किया। डोमिनोज ने क्या किया, उसने इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स बनाई है, इतनी टेक्नोलॉजी बनाई है, अपनी काम ऐसा किया है कि अपन जैसा इंसान, मतलब मेरे जैसा इंसान भी वहां जाके पिज्जा बना सकता है, क्योंकि इंसान का उधर रोल है ही नहीं, बस उसको बस असेंबल करके चीजें डालनी है। मशीन इतनी जबरदस्त है कि हर बार सेम स्वाद आता है। मुझे बताओ कभी भी डोमिनोज के पिज्जा से डिसअपॉइंट हो? रेयरली होगे, हर बार बिल्कुल सेम टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मशीन्स के अंदर इतना जबरदस्त, अपने ऑपरेशंस के अंदर इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है कि टेस्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम। आप किसी भी और रेस्टोरेंट चल जाओ, 10 में से 8 बार तो अच्छा होता है, 2 बार आप डिसअपॉइंट होते हो, यार आज अच्छा नहीं बना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑपरेशंस के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने शेफ पे इन्वेस्ट किया। इन शेफ कीप्स ऑन चेंजिंग। और शेफ छोड़ो, हमारी मम्मी से कितनी बार खाना अच्छा नहीं बनता, खुल के नहीं बोल सकते, बात अलग है, पर बनता नहीं है ना, क्योंकि मम्मी भी लेबर है भाई। इंसान पर, इंसान और मशीन में ही तो डिफरेंस है। अरे गेटिंग इट? तो अगर आपका पैसा सही जगह इन्वेस्टेड है और ऑपरेशंस में, एंड दूसरी बात क्या बोलूं, हाउ टाइमली एंड चीपली द फाइनेंसेस आर अरेंज्ड। टाइमली एंड चीपली, बड़ा चीपली का मतलब तो क्या हुआ, सस्ता, एट लेस या लीस्ट कॉस्ट। भाई मान लो उधार लिया पैसे का, पैसा उधार, तो क्या कोशिश करनी है कि वो कम से कम रेट पे है भाई, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा, लोन लिया तो लोन पे कम से कम की इंटरेस्ट रेट हो। टाइमली का मतलब जब पैसा चाहिए तब हो, जब पैसा चाहिए तब हो। भाई समझो, मैं खुद का एग्जांपल दूंगा वापस से। अजमेर में टर्फ्स वगैरह आपने देखा होगा, अब तो खूब सारे हो गए, अब तो टर्फ का बिजनेस इतना जबरदस्त नहीं बचा। 5 साल पहले, 5-7 साल पहले जब स्ट्राइक भी नहीं खुला था, मुझे अजमेर में टर्फ खोलना था, क्योंकि मैं मुंबई गया था, मेरे कजिन्स वगैरह के साथ खेल के आया था, ठीक है।
मुझे टर्फ खोलना था अजमेर में क्योंकि तब तक कोई नहीं था और मुझे पता था टर्फ अजमेर में खुलेगा तगड़ा चलेगा, तब तक क्योंकि अजमेर में कोई भी टर्फ नहीं था। पर क्योंकि तब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ही था, जस्ट 7 साल पहले की बात है, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और ऑब्वियस बात है टर्फ खोलने के लिए 15-20 लाख रुपए चाहिए केवल टर्फ के लिए, जमीन तो अलग हो गई। एंड आई वाज दैट कि यार मुझे मेरा ये जो बिजनेस है किसी और से पैसा लेके नहीं करना है, तो मेरे पास वो पैसा तब अरेंज ही, अब जब मेरे पास पैसा अरेंज हो पाया तब तक अजमेर में 3-4 खुल गए थे और अब तो 8-9 हो गए। अरे गेटिंग इट, तो पैसा लेकिन तब अरेंज हो जाता तो मैं 5-7 साल में इतना कमा चुका होता जिसकी हद ही नहीं। अब अरेंज है पर अब कुछ काम का है क्या, क्योंकि 8-9 टर्फ खुल चुके हैं, वो बिजनेस बचा ही नहीं। एक और एग्जांपल, कोविड हुआ था 2020 के अंदर, कोविड हुआ था। अब मान लो मुझे आइडिया आया कि यार सैनिटाइजर चलेंगे, मास्क वगैरह चलेंगे, आपने देखा था दौड़े भी थे। अब मुझे आइडिया आ गया मार्च में, ठीक है मार्च में आ गया, मैं अविशी के पास पैसे मांगने गया, मोटी पार्टी, तो मैं पैसे मांगने गया, अविशी पैसे मुझे इतने चाहिए, मैं आपको पार्टनर भी बना दूंगा। अविशी ने ठीक है सर पैसे दे दूंगी, पर इसने मुझे पैसे दिए, मान लो मार्च में आया कोविड, इसने मुझे पैसे दिए दिसंबर 2020 में आके, बोले सर लो शौक हो के आपने मांगे थे ये हो गए। अब 2020 के एंड में अगर ये आके मुझे 100 करोड़ दे रही है, मुझे बताओ उससे मुझे कुछ अब फायदा है, क्योंकि 2020 के एंड तक तो हजारों मार्क कंपनियां खुल गई थी जो सैनिटाइजर का काम कर रही थी, हजार के हजार से ऊपर लोग मास्क का काम कर रहे थे। अरे हाँ की ना। अब 8-9 महीने बाद अगर पैसा अरेंज हो रहा था वो कुछ काम का है क्या, तो इसलिए क्या बोला, पैसा टाइम पे आना भी जरूरी है। तो इसलिए क्या बोला, किसी भी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है कि पैसा कितना ढंग से इन्वेस्टेड है, इन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ऑपरेशंस बोले तो प्रोसेस, हाउ टाइमली एंड cheaply the finances are from outside or from within। बेटा outside मतलब borrowed funds लिख लेना, outside मतलब, और within मतलब ओनर फंड्स, within मतलब ओनर फंड्स लिख लेना। 11th में पढ़ा था borrowed funds, ओनर फंड्स। borrowed funds मतलब बाहर से पैसा लिया, लोन, डिवेंचर्स। ओनर फंड्स मतलब इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। याद करिए थोड़ा थोड़ा, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, ठीक है क्या, अरे गेटिंग इट, समझा सबको। 2 मिनट में जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर खत्म करते हैं क्या किया। स्टार्टेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल बोले तो फंड्स, मैनेजमेंट बोले तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वापस से डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की, सर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब टाइम पे, एफिशिएंटली मतलब सर विथ लीस्ट कॉस्ट। कब एफिशिएंट होते हैं सर, अगर सेम आउटपुट के लिए कम इनपुट लग रहा है या फिर सेम इनपुट से ज्यादा आउटपुट बन रहा है। सर सक्सेस कैसे डिपेंड करती है बिजनेस की, कि हाउ वेल योर फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स एंड ऑपरेशंस। एसेट्स बोले तो लॉन्ग टर्म, ऑपरेशंस बोले तो प्रोसेस, एंड हाउ टाइमली एंड चीपली फाइनेंसेस आर अरेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम विद इन। आउटसाइड बोले तो, विद इन बोले तो। सबको समझ आया, कल मिलेंगे सेम टाइम पे, बाय बाय।